नमस्कार। सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारत सरकार ने लंबे समय से जिस बात का इंतजार हो रहा था उसका यानी जातीय जनगणना के कार्यक्रम को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि मार्च 2027 तक ये काम पूरा हो जाएगा। पहले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो उसे पाप तक कहा था, कुछ ने कहा था कि इससे समाज बटेगा। लेकिन अब सरकार ने ये 2024 के चुनावों के बाद लंबे समय बाद जो नतीजे आए, कुछ लोगों का मानना है उस नतीजों की वजह से जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है और उसका पूरा प्रोग्राम जाहिर कर दिया है। 2026 में ये बात शुरू होगी। जातीय जनगणना का असर क्या होगा, समाज में क्या चल रहा है, क्या ये मंडल 2 या मंडल 3 जो भी कहते हैं कुछ लोग, उसकी राजनीति बनेगी, क्या नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनेंगे, क्या नई पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका सोशल पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज मौजूद हैं। अभय कुमार दुबे साहब प्रोफेसर हैं। इतनी किताबें लिखी है कि मैं शायद प्रोग्राम में चर्चा करूँगा तो पूरा प्रोग्राम उस पर चला जाएगा। तो चाहे वो राजनीति हो, सेक्युलरिज़्म हो, सोशलिज़्म हो, हिंदुस्तान की राजनीति की बात हो, मुलायम सिंह जी हों, काशीराम हों, बाल ठाकरे हों, नक्सलवाद हो, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सीएसडीएस के साथ सोशल स्टडी में उनका बड़ा लंबा अनुभव रहा है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनसे बेहतर मेहमान हमारे पास इस विषय पर चर्चा करने के लिए नहीं हो सकता। अभय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? सोशली और पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट इसका देखते हैं? देखिए, जातिगत जनगणना की मांग इतनी ज्यादा देश में हो रही थी और वो मांग भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी थी। इसलिए इस घोषणा का तो होना लगभग तय ही था। और फिर जैसा कि होता है राजनीति के दबाव में पार्टियां घोषणा का भी राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं, भले ही उसका उस घोषणा के जरिए जो काम होने वाला हो उस राजनीतिक लाभ का उससे कोई संबंध ना हो। तो ये सब तिकड़में वगैरह राजनीति की होती हैं विजय जी, मैं भी जानता हूं, आप भी इन बातों को जानते हैं। लेकिन अगर दूरगामी दृष्टि से देखें तो जातिगत जनगणना की जो के पीछे जो राजनीति है, वो राजनीति मेरे ख्याल से दो तरह की है। एक, वो दोनों दोनों जो किस्में हैं वो प्रत्याशाओं की रूप में है, आशाओं की, ऐसा होगा। तो जो जितने भी खिलाड़ी हैं राजनीति के मैदान में वो ये सोच रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो उसके ये नतीजे निकलेंगे और ये नतीजे हमारे पक्ष में जाएंगे या हम इन नतीजों का अपने पक्ष में दोहन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोच ही रही है कि जब करीब 1300 जातियों में पूरे देश की आबादी को बांट दिया जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आगे वो जातियों की संख्या को नहीं ले जाना चाहती, तो अभी उसे ये फार्मूला भी तय करना होगा कि भाई वो 1300 जातियों में कैसे लोगों को सीमित करेगी। क्योंकि लोग, हो सकता है 1300 जातियों के अलावा कोई अपनी जाति बताएं। जैसा कि मैं जानता हूं, हम और आप दोनों ही ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए हैं। ब्राह्मणों की जो उपजातियां हैं वो 1000 से ज्यादा हैं सारे देश में। मतलब दक्षिण भारत का जो सारस्वत ब्राह्मण है वो उत्तर भारत में भी सारस्वत ब्राह्मण है और दक्षिण भारत में भी सारस्वत ब्राह्मण है, महाराष्ट्र में भी सारस्वत ब्राह्मण है? लेकिन ये सारे सारस्वत ब्राह्मण एक दूसरे से बिल्कुल परिचित नहीं है। बिल्कुल उनकी उपजातियां, उनके पूरे गोत्र, तरीके वगैरह सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है। अब सरकार वो 1300 जातियां तय करेगी और जब उन 1300 जातियों का फॉर्म लेके जनगणना के जो कर्मचारी होंगे वो लोगों के पास जाएंगे तो उस वक्त वो चकित रह जाएंगे जब उन 1300 के अलावा कोई जातियां उन्हें बताई जाएंगी। तब उनसे कैसे कहेंगे कि नहीं आप अपनी ये जाति छोड़ दीजिए, बल्कि इन 1300 जातियों में से तय कीजिए कि आपकी जाति कौन सी है। तो इस समस्या का बड़े पैमाने पर जनगणना के समय सामना करना पड़ेगा और वो सामना कैसे होगा मुझे नहीं पता है, सरकार को भी नहीं पता है। जरा जो भी हो, अब सरकार ये समझती है, भारतीय सरकार का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जो ऊंची जातियां हैं, ऊंची जातियां पहले से ही हमारी जेब में पड़ी हुई है, इसलिए उनके बारे में वो बिल्कुल चिंतित नहीं है। उनके बीच में उनका मानना है कि ऊंची जातियां, थोड़ा बहुत संतोष वगैरह तो रहता ही है सरकार के प्रति लोगों के मन में है। और जैसी सरकार लंबी होती जाती है, समय बढ़ता जाता है तो असंतोष भी थोड़ा बढ़ता जाता है। लेकिन मोटे तौर पर भाजपा ये मानती है कि उसके अपने प्रभाव क्षेत्र में और प्रभाव क्षेत्र से बाहर भी कमोवेश
ऊंची जातियां उसके साथ में हैं, भाजपा के साथ। उसकी समस्या क्या है कि वो निचली जातियों को कैसे अपने साथ बनाए रखे। वो उनका भी बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ होता है, लेकिन आवाजाही बनी रहती है। कभी वो भाजपा को वोट दे देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते। जब नहीं देते हैं वोट तो सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। निचली जाति में गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कमजोर जाति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कमजोर जाति का शब्द इस्तेमाल। तो जो कमजोर जातियां हैं वो आती जाती रहती हैं। कमजोर जातियों में ओबीसी हैं और दलित हैं। तो भाजपा का ये मानना है कि जब जातिगत जनगणना होगी तो इन जातियों की जो स्थापित राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करती है, हिंदू राजनीतिक एकता बनाने में समस्याएं पैदा करती है, वो राजनीति गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे जो छोटी छोटी जातियां हैं जो भाजपा के लिए एक विनिंग इंडेक्स बनाती हैं, क्योंकि जो बड़ी मजबूत ओबीसी और दलित जातियां हैं वो उनकी परवाह नहीं करती। तो उसकी वजह से भाजपा ने बहुत दिनों तक ये डिस्कोर्स चलाया है, आज भी चलाती है, और उसमें उसके अंदर कुछ बातें सही भी हैं उसकी। मतलब जैसे फायदा नहीं मिलता छोटी ओबी अति पिछड़ी जातियों को, अति दलित जातियों को लाभ नहीं मिलते हैं, तो भाजपा ने अपने पक्ष में काफी कोशिश करनी पड़ी उसको, शुरू में नहीं कामयाब हुई, अपने पक्ष में खींचने में कामयाब हुई। तो उसमें जो विनिंग इंडेक्स बनता है भाजपा का, उस विनिंग इंडेक्स को स्थायित्व कैसे दिया जाए, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। वो हमेशा ही विनिंग इंडेक्स बनता बिगड़ता रहता है। तो उसकी भाजपा को उम्मीद ये है कि इसमें जो छोटी जातियां हैं वो अपने सशक्तिकरण के दावे को लेकर सामने आएंगी और उनकी टकराहट संख्या बल में मजबूत जो खेतिहर जातियां हैं, चाहे वो दलित हों चाहे वो ओबीसी हों, उनसे उनकी टकराहट होगी, उनके अंतर्विरोध पैदा होंगे और अंततः उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ आना होगा और ऊंची जातियों के साथ में गठजोड़ बनाकर हिंदुत्व की एकता स्थापित करनी होगी। ये पहली उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी उम्मीद ये है कि मुसलमानों के अंदर जब जातियां तय होंगी, अभी भी मुसलमानों के अंदर जातियां हैं, वो भी हर मुसलमान किसी न किसी जाति में पैदा होता है, मुसलमानों के अंदर जातियां पैदा होंगी तो जो अजलाफ और अर्जाल हैं, अजलाफ मीन्स ओबीसी और अर्जाल मीन्स दलित, अजलाफ और अर्जाल जो हैं वो अशराफ यानी ऊंची मुसलमान जातियों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इनके बीच के अंतर्विरोध और तीखे होंगे। उसकी वजह से जो अशराफ हैं, जो पारंपरिक रूप से भाजपा के खिलाफ रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, कभी कांग्रेस से जुड़ जाते हैं, कभी सामाजिक न्याय की पार्टियों से जुड़ जाते हैं, भाजपा के साथ नहीं जुड़ते, वो उनका नेतृत्व कमजोर होगा और भाजपा कोशिश करके ओबीसी और दलित मुसलमानों को आगे बढ़ाकर मुसलमानों की राजनीति के जो स्थापित पैटर्न हैं उन पैटर्नों को भी गड़बड़ा देगी। ये सारे अंदाजे दूरगामी दृष्टि से हैं और भाजपा निकट अतीत में एक ऐसा काम कर चुकी है जिसने उसे गारंटी कर दी है कि ऊंची जातियां हमेशा उसके साथ रहेंगी। वो है आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का। भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है जिसने 1990 के दशक में ही अपने घोषणा पत्र में लिख दिया था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर भी दिया जाना चाहिए, और किसी पार्टी बहस चलती रहती थी, किसी पार्टी ने घोषणा पत्र में नहीं लिखा था। भाजपा ने भी लंबे अरसे तक इस मांग को अपने घोषणा पत्र में कायम रखा और जब उसके पास सत्ता आई, संसद में ताकत मिली उसे, तब उसने उस बात को लागू भी किया कानून बनाकर। तो और जो देश की ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, ये सब जो ऊंची जातियां हैं, इनके पढ़े लिखे नौजवानों को इसके जरिए पहले के मुकाबले अधिक रोजगार, नौकरियों में रोजगार मिलना शुरू हुआ है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं दिल्ली के कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं और मेरे देख रेख में ही वहां पर करीब 64 दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 नियुक्तियां हुई असिस्टेंट प्रोफेसरों वगैरह की। वहां मैंने देखा कि जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग की श्रेणी में लोग आते हैं तो उनमें निचली जातियों का कोई भी व्यक्ति नहीं होता, सारे ऊंची जातियों के ही लोग होते हैं और वो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, कुछ लोग तो टाई वाई लगा के, बहुत इस तरीके से देखने से लगता नहीं उनको कहीं से कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है। बहरहाल उनके पास सर्टिफिकेट है, उनके पास अपनी गरीबी का सर्टिफिकेट है और वो गरीबी भी 5 लाख रुपए और उससे ऊपर की आमदनी वाली गरीबी है, जो खास तरह की गरीबी है क्योंकि उसमें तो वो ये भाजपा ने ये सब सेटिंग अपनी कर दी है। सर जब आप ये कह रहे हैं तो
ऊंची जातियां भाजपा के पास है, ऐसी भाजपा की मान्यता है। कमजोर जातियां में जो उसकी समर्थन की अस्थिरता है वो इसकी जल्दी स्थिरता में बदलेगी और मुसलमानों की राजनीति के पैटर्न जो है वो गड़बड़ा जाएंगे। भाजपा को ये उम्मीद ये है। अब जो आपकी बात विपक्षी लोग जो दावा कर रहे हैं उनकी उम्मीद क्या? जी बोलिए, आप बोलिए कुछ। नहीं, मैं यही समझना चाह रहा था कि आपके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हो जाएगा यदि जातीय जनगणना होती है तो। हाँ नहीं, अब जो दूसरा पक्ष है उसकी भी उम्मीदें आप देख लीजिए, क्योंकि सारी नहीं, दोनों की लेकिन उम्मीदें एक दूसरे को इसी से जुड़ा काटती है ना, पहले एक सवाल मतलब। कर लेते हैं दूसरे पक्ष से पहले। यदि ऐसा ही हाँ, था, यदि ऐसा ही जी, माना जाए कि आप कह रहे हैं जो हम्म, होगा, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने समय से जातीय जनगणना का विरोध कर रही है? और कुछ लोगों ने तो कहा कि भाई बीजेपी का ये यू टर्न है, क्योंकि वो हिंदुत्व के अम्ब्रेला से जातीय जनगणना में नहीं जाना चाहती, और वो बटेंगे कटेंगे का नारा या तमाम, या जातीय जनगणना पाप है, तमाम तरीके के जो नारे भी थे। तो यदि इतना ही फायदा होने वाला, और वो हमने 2014 के चुनाव में भी देखा, 2017 के चुनाव में भी देखा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी फायदा हुआ है। नॉन डोमिनेंस वाली जो ओबीसीज है या नॉन जाटव दलित हैं उनका, तो फिर क्या वजह थी कि बीजेपी इससे बचती रही? देखिए, बीजेपी सिद्धांतता अभी भी ये मानती है कि जो जातियां हैं वो हिंदुत्व की एकता करने में बाधक हैं। जितने भी उनके विचारधारात्मक पुरखे हुए, चाहे सावरकर हों, चाहे मुंजे हों, चाहे दयानंद हों, कोई भी हों, वो सब लोग भारत की जाति प्रथा के खिलाफ संग्राम करते रहे। सावरकर ने जातिबंदी का कार्यक्रम दिया था। मुंजे ये मानते थे कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होने चाहिए, ताकि वर्णक्रम जो है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाए। दयानंद का तो मानना ही था कि सब लोग आर्य हो जाएं, कोई जातियां रहें ही नहीं, सब लोग अपने आप को आर्य कहने लगे और वो सब इस तरह बिल्कुल जाति प्रथा समाप्त हो जाए। अच्छा, चूंकि जाति एक सामाजिक यथार्थ है, उसको आप अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खासतौर से डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने, ये आप इन सब बातों को जानते हैं, मैं तो केवल आपके दर्शकों के लिए ये बातें कह रहा हूं। केशवराव बलिराम हेडगेवार ने ये तय किया कि वो अपने जो प्रेरक पुरुष हैं सावरकर और मुंजे, उनके कहने से जाति प्रथा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी जातियों के साथ में रहने दीजिए, लेकिन हम शाखा नाम का एक ऐसी संस्था बनाएंगे, जब वहां पे कोई आएगा तो फिर वो अपनी जाति को साथ लेके नहीं आएगा और 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक उसमें रहेगा। जब जाएगा तो वापस अपनी जाति में वो जा सकता है। वहां शाखा के अंदर हम उसको हिंदुत्व की एकता, हिंदुत्व की चेतना का इंजेक्शन लगाएंगे। तो ये एक सारी विचारधाराएं मानती हैं कि उनके पास एक इंजेक्शन है, मार्क्सिस्ट हो चाहे हिंदुत्व, उनके पास एक इंजेक्शन है, उसके अंदर विचारधारा भरी हुई है। बचपन से ही बंदा पकड़ में आया है तो अच्छा है, तभी उसको इंजेक्शन लगा देंगे तो उसकी रगों में जो है खून के साथ साथ विचारधारा का प्रभाव भी होने लगेगा। ये सब लोग इसी तरीके से काम करते हैं सारी दुनिया में, अभी तक और कोई तरीका है नहीं। तो वो शाखा में लगाते हैं हिंदुत्व का इंजेक्शन। अब वो कितने दिनों तक हिंदुत्व का इंजेक्शन टिकता है, कब जाति उसके ऊपर हावी हो जाती है, ये तो अलग बात है, इसकी दूसरी चर्चा होगी। तो ये वो लोग सिद्धांता मानते हैं, इसलिए वो जातिगत जनगणना से घबराते रहे और उससे दूर जाने की कोशिश करते रहे। उसके खिलाफ उसको बुरा भला भी कहा, उसके खिलाफ मुहिम भी चलाई, लेकिन सारे देश में धीरे धीरे करके ऐसा माहौल बनता चला गया। तो इन लोगों को लगा कि भाई अब तो अगर हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और जिस तबके को हम ऊंची जातियों के साथ जोड़कर अपना एक हिंदुत्व एकता बनाना चाहते हैं, फिर वो हमारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी। तो चीजें हाथ से निकले नहीं, उससे पहले ही उन्होंने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी। और अब वो सब अपने पुराने तर्कों को बाकायदा भूल गए हैं और वो नए किस्म की सब बातें करने लगे। अब विपक्ष ने अपने पुराने तर्क याद दिला रहा है, जैसे अभी आपने पुराने तर्क उनकी याद दिलाए। 2024 के नतीजे जिस तरह से विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी ने और इंडिया ब्लॉक ने, उसकी भी एक भूमिका रही। जी, उसकी भी एक भूमिका। तो क्या आपको लगता है अब उनको फायदा होगा कि बीजेपी को फायदा होगा? अनाउंसमेंट नहीं, वो अभी हम लोग आएंगे उस बात के ऊपर, क्योंकि ये मसला जो है थोड़ा सा लंबा है, मतलब जो है शॉर्टकट में हम लोग करेंगे तो ये सब बात तर्क पूरा गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद जो विपक्ष है, मतलब उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं इससे, और अपनी उन्हीं उम्मीदों को रेखांकित करने के लिए वो इतने दिनों से पूरी मांग कर रहा था। तो विपक्ष का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जेब में जो ऊंची जातियां पड़ी हुई हैं, ऐसा भाजपा मानती है, ये जातिगत जनगणना दरअसल उनको उनकी असली शक्ल दिखाएगी, उनकी संख्यात्मक शक्ल दिखाएगी। और समाज में ये बहस पैदा होगी
कि संख्या में कितने कम हैं, इसके बावजूद इनके पास कितनी ज्यादा संपत्ति है, कितना अधिकार है इनके पास, कितनी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, सब कुछ इन्हीं के पास है और संख्या में ये बहुत कम है। ये पूरा सीन इसके अंदर से निकलकर आएगा। दूसरी तरफ ओबीसी और दलित मतदाताओं के सामने एक नया सामाजिक आर्थिक यथार्थ जो है ना, वो पेश होगा, जिससे वो नाराज होंगे। उनके मन में ऊंची जातियों के खिलाफ असंतोष और पैदा होगा और भारतीय जनता पार्टी जब उनके साथ ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ के साथ उनकी एकता बनाती है तो वो एकता करने से पहले के मुकाबले ज्यादा परहेज करेंगे और हिंदुत्ववादी एकता जो है, हिंदुत्ववादी एकता का सपना जो है वो गड़बड़ा जाए। इसी के साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि मुसलमानों में हो सकता है कि अशराफ और अजलाफ के बीच में कुछ अंतर्विरोध बढ़े, लेकिन इस्लाम का प्रभाव जो है, क्योंकि सब लोग हैं तो मुसलमान ही वहां पे, और वहां पे हिंदुओं के मुताबिक इस्लाम जो है वो ज्यादा एकताकारी भूमिका निभाता है, तो वो जो उनके बीच में खाइयां बनेंगी, उस खाई को इस्लाम जो है वो पाट देगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुसलमान विरोधी चरित्र, मुसलमान विरोधी राजनीति है, जो दिन रात वो एक ही डिस्कोर्स चलाते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती डिस्कोर्स चलाते रहते हैं, वो भी उनको मजबूर करेगा मुसलमानों को कि वो अपनी राजनीतिक आपसी मतभेद जो भी हो, लेकिन अपनी राजनीतिक एकता वो कायम रखे। ये दो बातें, दो उम्मीदें हैं इसमें। अब किसकी उम्मीद पूरी होगी और किसकी उम्मीद नहीं पूरी होगी, इसके बारे में आज की तारीख में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हम लोग मोटा मोटा गलत होने का खतरा उठाते हुए एक आकलन कर सकते हैं। और मेरा आकलन यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे चलकर फायदा हो सकता है, लेकिन ये फायदे बहुत ही मार्जिनल किस्म के होते हैं। ये फायदे ऐसे नहीं होते कि एक बड़े पैमाने पर वोटों की आपके ऊपर बारिश होने लगे, ऐसे फायदे नहीं होते। भाजपा ने ऊंची जातियों का नेतृत्व जो जीता है वो बहुत समय लगाया, बहुत ही, आप देखिए, बहुत ही प्राणांतक और लंबी अवधि रही, तब ऊंची जातियां भाजपा के पक्ष में आई हैं। 2009 में उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियों ने भाजपा के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाई थी उन्होंने, हाँ, तो वो बहुत बीच में हटी भी, फिर आ गई उसके अंदर है, तो बहुत भाजपा ने उसकी बहुत कोशिश की, तब कहीं जाके ऐसा हो पाया है। और उसमें जो भाजपा विरोधी राजनीतिक शक्तियां, उनकी गलतियों की भी बहुत भूमिका है, उनकी अपनी गलतियों की उसमें बहुत भूमिका। अगर वो गलतियां वो नहीं करते तो शायद भाजपा को वो समर्थन ऊंची जातियों का उस तरीके से नहीं भी मिलता। बहरहाल, तो भाजपा को दूरगामी दृष्टि से इसमें लाभ हो सकता है, बशर्ते वो जिस तरीके से आजकल टिकट बांटते हैं, जिस तरीके से कुल मिलाकर सत्ता का भाजपा के भीतर बंटवारा होता है, उसके अंदर एक अच्छा खासा संशोधन करें। क्योंकि देखिए 2024 में उन्होंने लोकसभा के टिकट जैसे बांटे, उससे साफ जाहिर है कि वो उससे छवि निकलती है कि अंततः एक ब्राह्मण बनिया पार्टी है। वो तो डेटा है, आंकड़े सामने, अंततः एक ब्राह्मण बनिया पार्टी है। तो वो उसमें कोई संशोधन करें, मतलब, और लोगों को वास्तव में दिखाई पड़े कि हमारे वोट लेते हैं तो हमको सत्ता भी प्राप्त होती है। कांग्रेस और सामाजिक न्याय की पार्टियों को ये तबके बहुत लंबे अरसे तक समर्थन करते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके वोट बाई प्रॉक्सी लिए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो करीब 30-40 साल की अवधि में, आप समझ लीजिए 90 और उसके बाद के 20 साल और मान लीजिए, 30-40 साल की अवधि में ये तबके कांग्रेस से और सामाजिक न्याय की पार्टियों से धीरे धीरे हटने लगे। तो क्योंकि भाजपा के पास लगातार सत्ता है, भाजपा सत्ता की दावेदार नहीं है विपक्ष में, भाजपा के हाथ में सत्ता है। चूंकि हाथ में सत्ता है, इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वो सत्ता का बंटवारा करेगी। तो सत्ता का बंटवारा जैसे ही होना शुरू होता है, वैसे ही विचारधारात्मक आग्रह पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। लोग हिंदुत्ववादी बने रह सकते हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी। वो अपने आप को गर्व से हिंदू कहते रहेंगे, लेकिन इस पूजा अर्चना भी करते रहेंगे, भजन कीर्तन भी करते रहेंगे, रामलला के दर्शन करने भी चले जाएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि वो भाजपा को वोट दें। जिस तरह बहुत से लोग जो रामलला के दर्शन नहीं करने जाते वो भी भाजपा के वोटर होते हैं, इसी तरह बहुत से लोग जो रामलला के दर्शन करने जाते हैं वो जरूरी नहीं कि भाजपा के वोटर हों।
तो राजनीति में आने पर चूंकि सत्ता का प्रश्न सामने आ जाता है, लाभों का प्रश्न सामने आ जाता है, नौकरियों का सवाल सामने आ जाता है, ठेकों का सवाल सामने आ जाता है, पुलिस गुंडागर्दी करने के बावजूद भी पुलिस आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगी नहीं लिखेगी, ये ऐसे सवाल भी सामने आ जाते हैं। तो फिर उसमें विचारधारा की चीज जो है वो पृष्ठभूमि में चली जाती है। इसको भाजपा किस तरह मैनेज करेगी, प्रबंधित करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले दिनों उसका प्रबंधन बहुत कमजोर हुआ है। अगर उसका प्रबंधन कमजोर नहीं होता तो तेजस्वी यादव उधर बिहार में मजबूत नहीं होते, जो बहुत कमजोर हो गए थे, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होते, जो कि बहुत कमजोर हो गए थे। ये लोग लगातार मजबूत हुए। केवल एक ही ताकत है जो मजबूत नहीं हुई है, वो है मायावती। और वो उनकी अपनी समस्याएं हैं, इनके कारण। हालांकि उनके भी मजबूत होने के काफी जमीन थी उनकी भी मजबूत होने की, जिसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया। उनकी अपनी नेतृत्व की निजी समस्याएं हैं जिनकी वजह से वो मजबूत होने के लिए तैयार नहीं। जब खुद ही तैयार नहीं है तो आप कैसे मजबूत हो? लेकिन आपको नहीं लगता कि 2014 से 2024-25 तक नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी ने ये पूरा जो सोशल इक्वेशंस का जो पार्टी का कैरेक्टर है उसे बदल दिया? ओबीसी को लेकर, नॉन डोमिनेंट ओबीसी को लेकर, नॉन जाटव दलित को लेकर, और अपर कास्ट में पूरे बीजेपी में, बल्कि बीजेपी के बहुत सारे लोग तो ऐसा समझते हैं कि वहां पर अपर कास्ट की बजाय और सबका दबदबा बढ़ गया है। असल में देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये सिक्के का एक पहलू है। क्यों कई बार ये दिखाई पड़ता है जो आप कह रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं, उसको लिखते बोलते भी हैं उस सवाल को। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है, मतलब हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कहता है कि वो ओबीसी है, और ओबीसी तकनीकी रूप से वो ओबीसी है भी। उसके बाद में बहुत सारा ओबीसी गैर यादव और गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित भी भाजपा के साथ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप इसी बात को एक तरह का अनुवाद कर रहे हैं इस बात का कि टिकटों का बंटवारा किस तरीके से होता है, कौन लोग हैं जो भाजपा के टिकट पे जीत के आ रहे हैं, संसद और विधायिकाएं जो हैं, विधानसभाएं जो हैं, किन लोगों से भाजपा के टिकट से जीत के भर रही हैं, किन लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है, किन लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर पे नियुक्तियां हो रही हैं। मतलब ये बहुत सारे पहलू हैं। जब आप इन पहलुओं की रोशनी में देखते हैं तब ऐसा नहीं लगता कि हिंदुत्व की राजनीति में ओबीसी और दलितों का कोई खास बोलबाला बढ़ा है। क्योंकि अब चूंकि जब सत्ता मिलने की शुरुआत थी, यानी 2014 में आपने बहुमत जीता, तब तो 5-6-7 साल तक उसका नशा ही बहुत रहता है लोगों के दिमाग में है? और प्रतीकात्मक रूप से किसी को मंत्री बना दिया, हमारे मंत्रिमंडल में इतने ओबीसी हैं, ये सब बोल दिया कि हमने इतनी शेड्यूल कास्ट सीटों पे चुनाव जीत लिया। तो ये सब, इन सब तथ्यों की वजह से एक माहौल बनता है। लेकिन जब सत्ता मिले हुए 11वीं साल चल रही है, राज्यों में भी सत्ता प्राप्त है, ऐसा बात नहीं केवल केंद्र में सत्ता हो, राज्यों में भी ज्यादातर आप ही के पास सत्ता है, तब फिर लोग देखने लगते हैं, बारीकियों में जाते हैं कि भाई दरअसल इस सत्ता का लाभ मिल किसको रहा है। लोग इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं होते कि भाई आपने ओबीसी का वोट लिया और ब्राह्मण का हो या किसी ऊंची जात के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री पद आप दे दीजिए किसी को, वो तो ठीक है। कोई ऐसा भाजपा में दूसरी जाति, भाजपा कई बार ऐसा कर चुकी है और अभी भी उसने किया हुआ है। देश में ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा, ओबीसी प्रधानमंत्री हट जाएगा, भाजपा का ब्राह्मण प्रधानमंत्री होगा, इस पर भी लोगों को, ओबीसी जातियों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सवाल यह है कि समाज में जो रंग रुतबे की जो सीढ़ी है, जो कई तरह से हासिल होता है, वो ठेकों से भी हासिल होता है, वो नौकरियों से भी हासिल होता है, वो उद्योग व्यापार से भी हासिल होता है, अपराध करने की छूट से भी हासिल होता है। वो क्यों सरकारें लोगों को अपराध करने की, समुदायों को छूट भी देती हैं, मतलब छूट से भी हासिल होता है। एजेंसियां लोग लेते हैं, बड़ी बड़ी कारों की और तमाम चीजों की, पेट्रोल पंप लेते हैं, इन सब चीजों से हासिल होता है। फिर देखा ही जाता है कि ये लाभ किसको मिल रहा है। क्या भाजपा के शासनकाल में ओबीसी जातियां और दलित जातियां इन सब संदर्भों में शक्तिशाली हुई हैं, या धर्म और संपत्ति का केंद्रीकरण ऊंची जातियों के बीच ही बढ़ा है? ये है बुनियादी सवाल, जिसके आधार पर तय होगा कि भाजपा के जमाने में इन लोगों का बोलबाला हुआ है या नहीं हुआ है।
अब चूंकि सत्ता में बहुत पूरा एक दशक से ज्यादा हो गया है, इसलिए ये सब पहलू भी देखे जाएंगे और देखे जा रहे हैं। लेकिन क्या जो राहुल गांधी, खासतौर से राहुल गांधी का स्पेसिफिक नाम लीजिए कि पूरे इलेक्शन में 2024 में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर चल रहे थे और जातीय जनगणना पर दबाव बना रहे थे, क्या उनको फायदा नहीं होगा? वो तो मसीहा बन गए थे, उन्हें लगा कि जातीय जनगणना कराने का मसीहा, और इसको आज वो एनकैश करने की स्थिति में है कि नहीं है? यही तो भाजपा को डर था कि इनको जो वहां 2024 में फायदा हुआ है, ये फायदा कहीं बढ़ता ना चला जाए। भाई दलित वोटर तो लंबे अरसे तक भाजपा कांग्रेस को वोट देता रहा है जी। अगर उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दें तो दलित अभी भी कांग्रेस के साथ बड़े बहुत जगहों पे, बिहार तक में दलित कांग्रेस को पसंद करता है, दूसरी जगहों पे उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुजन समाज पार्टी का बाहर हो गया था, ओबीसी को लेकर है, ओबीसी तो कांग्रेस के साथ नहीं रहा, तो ओबीसी वोटर तो 60 के दशक से ही कांग्रेस से धीरे धीरे हटने लगा था। कांग्रेस उसकी परवाह भी नहीं की, वो सब चला गया, समाजवादियों के साथ चला गया या जनसंघ के साथ चला गया या और दूसरी क्षेत्रीय दलों के साथ चला गया। जनसंघ के साथ उत्तर प्रदेश में लोधी चले गए, मध्य प्रदेश में वो चले गए, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के साथ यादव चले गए और दूसरी जातियां चली गई, काशी भी, हम लोग जानते ही हैं वो कहानी, हम लोग तो पूरा विन्यास किस तरह बदला वो हम लोगों को पता है। तो ये कांग्रेस ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ने शायद अर्जुन सिंह के बाद वो पहले ऐसे नेता हैं, अर्जुन सिंह ने इसकी एक कमजोर सी कोशिश की थी, राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसको अपना राजनीतिक एजेंडा बनाया और लगातार बिना रुके हुए वो इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, अल्पकालीन लाभों और नुकसानों का से बेपरवाह होकर। उनको शुरू में फायदा नुकसान होता है कि नहीं होता है, इससे बेपरवाह होकर वो एक दूरगामी तरीके से इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। और सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं शक्तिशाली, उनके साथ वो गठजोड़ भी बनाए हुए हैं अपना, यहां तक कि उनकी इच्छा ये भी है कि मायावती से भी गठजोड़ हो जाए, बयान भी दे दिया है उन्होंने इस बात का। तो उनकी पूरी कोशिश है कि जो कमजोर जातियों की पार्टियां हैं, ओबीसी दलित पार्टियां हैं, उनका कांग्रेस के साथ गठजोड़ हो जाए और ये पूरा एक बड़ा एक मोर्चा बन जाए, ये उनकी कल्पना है। नहीं, और राज्यों पॉलिटिकल बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, असली बात तो ये है, कोई वो राजनीतिक संत तो है नहीं, विनोबा भावे तो नहीं है कि सामाजिक उद्धार के लिए लगे हुए। कांग्रेस को इसका पॉलिटिकल बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, बेसिक सवाल ये है। जैसे अल्पकालीन रूप से इनको जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं उनको फायदा होगा इसका, इस राजनीति का। अखिलेश को फायदा हो चुका है, अखिलेश को आप देखिए विधानसभा में भी फायदा हुआ और लोकसभा में भी फायदा हुआ। तेजस्वी यादव को पिछले विधानसभा चुनाव में इससे लाभ हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी उनको इससे लाभ हुआ, उतना लाभ नहीं हुआ इतना अखिलेश को हुआ, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले वो लाभ में रहे। और अभी विधानसभा चुनाव में फिर उम्मीद है उन्हें लाभ होगा। कांग्रेस को इसके फायदे बहुत कम मिल रहे हैं इन दो बड़े प्रांतों में, जहां पर 120 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस को फायदे कम मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आगे भविष्य में जाकर फायदा लेने की प्रक्रिया में है। वैसी उसकी कल्पना है कि शायद भविष्य में जाकर हम लोगों को इसका फायदा हो सकता है। देखिए, जैसे जैसे कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है, गवर्नेंस के पैमाने पर उसमें दरारें पड़ती जाती हैं और नई नई समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जिससे छवि बहुत बिगड़ती है। जैसे आजकल भाजपा में एक समस्या पैदा हुई है, बड़े पैमाने पर छोटे और मझोले स्तर पर यौन दुराचरण के कांड सामने आ रहे हैं और वो खूब प्रचलित हो रहा है। मीडिया का किरदार बदल गया है, हर जगह वीडियो मिल जाता है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे की पूरी छवि मिल जाती है। वो आदमी बाकायदा एक पोर्नोग्राफी देख रहा है, मतलब जो है, और दिस पूरी पोर्नोग्राफी जो है ये उसमें भाजपा के लोग या भाजपा के निकट के लोग जो हैं इस पोर्नोग्राफी में शामिल भी हैं। एक घटना जो है वो बहुत बड़ा असर डालती है, जबकि भाजपा के की कतारों से ये उम्मीद किसी को नहीं थी कभी ऐसी घटना भाजपा के अंदर इस तरह की होगी। हाँ, तो ऐसी बहुत सी नई नई मुश्किलें पैदा होती आती हैं। अच्छा, दूसरे भाजपा को भी कई तरह के डर रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो यादवों को अपने ओर खींच ले। भाई कौन पार्टी नहीं चाहती कि यादव उसको वोट न दें? बहुत ताकतवर कम समुदाय है, संख्या बल में भी प्रबल है? सब सारी बातें हैं, राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं वो। क्रिस्टोफ जफलो ने जो वो किताब लिखी है अपनी साइलेंट रिवॉल्यूशन, तो उसमें उन्होंने एक पंक्ति कही है कि सामाजिक न्याय का मतलब ही है यादवों का सशक्तिकरण। ये उन्होंने लिखा है उसके अंदर। तो अब भाजपा को डर है कि अगर यादव हमारे यहाँ आ जाएंगे तो फिर उन्हें सत्ता में, संगठन में भी सारे पद चाहिए और सत्ता भी चाहिए उन्हें पूरी। फिर हम सत्ता का बंटवारा कैसे करेंगे?
कि सत्ता का बहुत बड़ा हिस्सा अकेले उनको देना पड़ेगा, इसलिए जाटव आएंगे तो उनको भी सत्ता बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए। तो भाजपा के रणनीतिकार ये चाहते भी हैं कि ये चाहते हैं अभी फिलहाल यादव और जाटव ना ही आए, उसमें तो अच्छा है, लेकिन आ गए तो सब मामला गड़बड़ आ जाएगा। जी, आप सोशल स्टडी इतना करते हैं, सीएसडीएस के साथ में रहे, यदि इसको मंडल 1 जो 90s का देखें, क्या उस तरह का ये जब जाति जनगणना हो जाएगी, छोटा जवाब चाहिए, कि खत्म हो जाएगी और जो नए नतीजे आएंगे उससे क्या आप समाज में कोई एक बड़ा भूकंप, तूफान, झटका देखते हैं? नहीं, मैं ऐसा कोई भूकंप और झटका नहीं देखता हूँ। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा आरक्षण की बात कही जाती है। मैं आपको एक तथ्य देता हूं कि इससे आरक्षण का प्रतिशत जो है वो बढ़ाने की मांग प्रबल होगी, ये सब बातें कही जाती है कि नहीं कही जाती? अच्छा, मैं आपको एक तथ्य देता हूं, मैंने अभी निकाल के रखा था आपके लिए ही। ये एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो नीति बनाने में बहुत, मिल गया, एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, एनएफएचएस, जो हर 3-4 साल बाद होता है। अगर आप इस कर्नाटक में अभी जातिगत जनगणना हुई थी, आप कर्नाटक की जातिगत जनगणना के आंकड़े देखिए क्या है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े देखिए, आप पाएंगे दोनों आंकड़े बिल्कुल एक लगता है एक ही परिणाम हो दोनों का। एक ही रास्ते मैं आपको बताता हूँ। नहीं, संख्या की दृष्टि से मैं देख रहा हूं, आंकड़े की दृष्टि से आप देखिए, जो एनएफएचएस का डेटा दिखाता है कि 27.8% तेलंगाना की आबादी अपने आप को दलित या आदिवासी बताती है, 54.1% की आबादी अपने आप को ओबीसी बताती है, और 17.4% की आबादी अपने आप को जनरल कैटेगरी में बताती है। जब कास्ट सेंसस हुई तब नतीजा क्या आया निकल के? 27.8% लोगों ने कहा कि वो एससी या एसटी है, 56.7% लोगों ने कहा कि वो ओबीसी है, और 16% लोगों ने कहा कि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। आप देखिए, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सर्वेक्षण भारत सरकार कराती रही है पारंपरिक रूप से। जनगणना 10 साल में एक बार होती है, ये हर 3-4 साल बाद होता है। तो देश में आबादी के आंकड़े लोगों के पास, भारत सरकार के पास हमेशा से मौजूद होते हैं। इसके साथ में नेशनल सैंपल सर्वे अगर आप जोड़ लें, इसमें बहुत सी चीजें पता लगाई जाती हैं। देखिए, इसमें लोगों के पास कितनी संपत्ति है, क्या शिक्षा का स्तर है, रोजगार का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, शराब कौन पीता ज्यादा है, तंबाकू का सेवन कौन ज्यादा, ये तक सब पता लगा लिया जाता है इसके अंदर। तो जनगणना हो या ना हो, जातिगत जनगणना हो ना हो, जाति संबंधी समाज किस तरीके से बटा हुआ है, उसका विन्यास क्या है, इसकी मोटे तौर पर लोगों को पता है बात है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस ही पहले से बता चुका है कि जो आरक्षण का प्रतिशत मिला हुआ है ओबीसी या दलित को या आदिवासियों को मिला हुआ है आरक्षण का प्रतिशत, उनकी आबादी उससे पहले से ही ज्यादा है। तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का तर्क पहले से ही स्थापित है। लेकिन सर, यदि प्रैक्टिकल टर्म में देखा जाए आज की तारीख में, क्योंकि हम इस पे काफी चर्चा करते हैं, समय रहेगा कि 2000 अब इतनी सारी चीजें हो गई है, इसको जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं रायता फैलाने वाला। अब आप जातीय जनगणना कर रहे हैं, फिर डिलिमिटेशन का मसला है, फिर महिला आरक्षण बिल है, फिर जो पार्लियामेंट और विधानसभाओं की सीटें हैं उनको बदलने का सब कुछ है। तो क्या 2029 जो हमारी डेडलाइन एक तरह से है, वहां पर आप इसे एग्जीक्यूट होते देख रहे हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कितनी तेजी और कुशलता के साथ ये सारे काम करती है। क्योंकि ये सब देखिए, अब 2027 मार्च तक तो आपके पास आंकड़े आएंगे जनगणना के जी, फिर वो आंकड़े आपको उपलब्ध होंगे। फिर वो उन आंकड़ों के आधार पर सरकार एक कानून पास करेगी। उस कानून के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। फिर डिलिमिटेशन कमीशन को थोड़ा समय लगेगा, उसके अंदर ज्यादा समय भी लग सकता है। जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अभी तमिलनाडु की, दक्षिण भारतीय राज्यों की जो मांगे हैं डिलिमिटेशन को, हम लोगों को पता ही है, उस पर हम लोग अलग से कभी कोई चर्चा कर सकते हैं कि उनको किस तरह की मांगे हैं। तो फिर उनसे, तमाम लोगों से बातचीत करके तय करेगा कि परिसीमन का फार्मूला क्या होगा जी। फिर उस फार्मूले के ऊपर बहुत विवाद होगा। जो भी फार्मूला, उस फार्मूले को सत्ता अदालत में चुनौती दी जाए तो वो बात बहुत लंबी खिंच सकती है।
और इस चक्कर में 2029 आ जाएगा। और जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक डिलिमिटेशन के फार्मूले के आधार पर सरकार को संसद में फिर से एक कानून पास करना पड़ेगा जिससे संसद की नया संख्या बढ़े। संख्या बढ़ेगी। मुझे जब तक ये सब तय नहीं होगा तब तक महिलाओं को आरक्षण कैसे मिलेगा? तो आप 2029 में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो मुझे व्यवहारिक रूप से मुझे नहीं लगता कि ये अगले लोकसभा चुनाव तक ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। बहुत ज्यादा संभावना यह है कि अगले लोकसभा चुनाव में जिसकी भी सरकार बनेगी उसको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और बहुत सारी इस तरह की प्रक्रियाओं की बचा खुचा हिस्सा जो है वो उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये एक दूरगामी प्रक्रिया है, इसके नतीजे भी दूरगामी निकलेंगे, अल्पकालीन नतीजे इसके ना के बराबर निकलेंगे। जी, वो तो दूरगामी फैसले है। हाँ, दूरगामी फैसले। एक और बड़ा फैसला, एक आपने किताब लिखी क्रांति का आत्मसंघर्ष जी, नक्सलवाद पर, और अभी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए, जब वो नक्सलवाद कह रहे हैं तो उनका मकसद माओवाद से है। शब्द नक्सलवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दरअसल माओवाद से उनका मतलब है, जो कि 2004 में बनी थी। मैंने तो किताब 1990 में लिख दी थी और उस किताब में तो माओवादी पार्टी के बारे में कोई कल्पना भी नहीं है मतलब उसके अंदर, क्यों माओवादी पार्टी उसके 14 साल बनी है किताब के। हो जाएगा ये माओवाद नक्सलवाद जो भी है 2026 में? जो माओवाद है वो तो बिल्कुल अपने उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है और उसके पुनः उभार में या उसकी रिकवरी के कोई चांस मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मेरा मानना यह है कि उसमें सरकार की कार्रवाइयां, सरकार की सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां और उनकी अपनी गलतियां, उनके अपने सैद्धांतिक समस्याएं, उनकी गलत प्राथमिकताएं, उनका कारण है कि वो पूरी तरीके से नाश की तरफ जा रहे हैं। उनका समाज के साथ में रिश्ता टूट गया है। वो एजेंसी एरियाज में जो पहाड़ और जंगल के इलाके हैं और खासतौर से जो जहां सीमाएं मिलती हैं कुछ प्रांतों की, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह, ये सब जो पूरे इलाके हैं केवल इन्हीं इलाकों में सिमट कर रह गए हैं। केवल फौजी कार्रवाइयां ही करते हैं। जन आंदोलन करना, लोगों की जन आंदोलनों के जरिए लोगों की राजनीतिक चेतना अलग बदलती है लोगों को, और आदिवासी इलाके में ही सिमट कर रह गए हैं। ये तमाम प्राथमिकताएं ऐसी उन्होंने अपनाई जिसकी वजह से उनका पतन पहले से तय था और समय इसमें लगा, लेकिन सरकार धीरे धीरे उन्हें खात्मे की तरफ धकेल रही है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब किसी पार्टी के नेतृत्व में लोग कम हो जाएं, यानी कुछ लोग उम्र दराज होने के कारण मर जाएं, कुछ लोग एनकाउंटर में मारे जाएं और कुछ लोग सरेंडर कर दें, उस हथियार डाल दें, अब उससे जगह खाली होती है। अगर पार्टी उसको भर नहीं पा रही है उस जगह को, इसका मतलब यह है कि वो पार्टी खात्मे की तरफ जा रही है। ये माओवादी पार्टी का पहला सबूत, पहली कसौटी है कि आप अपने नेतृत्व की दरारें भी नहीं भर पा रहे। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आप अक्सर चर्चा करते हैं, देश में भी इस समय चर्चा हो रही है, वो सुप्रीमेसी को लेकर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन। ये बड़ी डिबेट हो गई है। आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी एक महज डिबेट का इशू हो गया है और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ही चलेगी? क्योंकि कहा गया है 540 सीटों पर जो 140 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, उनकी समझदारी पर आप सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, बहुत दिनों से हमारे लोकतंत्र में एक प्रवृत्ति है विजय जी, वो प्रवृत्ति यह है कि इसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बना दिया जाए, मतलब एवरीथिंग शुड बी रिड्यूस्ड टू द इलेक्शन, और इलेक्टोरल डोमिनेंस जो है, जो चुनावी प्रभुत्व है, उसी को मान लिया जाए यही सत्ता का और शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जो चुनाव जीत गया वो सुल्तान हो गया। हर बात का तर्क उसका यही होता है कि आप ये बेकार तर्क दे रहे, चुनाव तो हम जीतते हैं, देखो हमने फिर चुनाव जीत लिया, आप 15 साल से हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, 10 साल से हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी बात का कोई असर नहीं है क्योंकि वोट हमको प्राप्त होता है। अच्छा, जब उनको ये बताओगे भाई वोट तो आपको केवल 35-36% ही मिलते हैं, मतलब अगर 100 लोग वोट डालते हैं तो उसमें वोट तो आपको केवल इतने मिले हैं क्योंकि आपके विरोधियों के वोट बिखर गए, इसलिए आपको सत्ता प्राप्त हो गई। तो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, पहले मारे सो मीर वाला मामला है। तो उस तरह से आप सत्ता प्राप्त करते हैं और उसके ऊपर आपको इतना ऐंठना नहीं चाहिए, इतना गुरूर नहीं चाहिए, इसकी कोई परवाह करता नहीं है इन बातों की।
तो जो मौजूदा निजाम है उसने इस प्रवृत्ति को और ज्यादा मजबूत किया है कि चुनाव को, लोकतंत्र को केवल चुनावी लोकतंत्र में बदल दिया जाए। अगर चुनावी लोकतंत्र में बदला जाएगा तो जो विभिन्न संस्थाओं की संस्थागत प्रक्रियाओं के जरिए लोकतंत्र जो आगे बढ़ने का सिद्धांत है वो सिद्धांत मार खाएगा, और संतुलन का, लोकतंत्र के जो 3 खंभे हैं उन खंभों के बीच में संतुलन का सिद्धांत है वो भी मार खाएगा। बार बार इस तरह के बयान दिए जाएंगे कि जुडिशरी को इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या ये इसी तरह की बातें सामने आएंगी। जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो संविधानगत संस्थाएं हैं, चाहे मान लीजिए वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या चुनाव आयोग हो या फौज हो, सभी संस्थाओं को धीरे धीरे राजनीतिक नेतृत्व की मातहती में चला जाना पड़ेगा। उसके बहुत सुरक्षित किस्म के हथकंडे हैं। जैसे एक हथकंडा है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब एक नया पद इस सरकार ने सृजित किया, पहले उसमें बिपिन रावत को रखा गया। अच्छा, ये पद फौजी पद नहीं है। जो सीडीएस है वो फौजों का नेतृत्व नहीं करता। वो एक, जिस तरह गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है उस तरह सीडीएस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब लेकिन है वो जनरल, सब वर्दी में आता है, सब तरह के तमगे लगाए हुए होता है। जनता के ऊपर असर ये पड़ता है कि भाई तो फौज की नुमाइंदगी कर रहा है, जब उसका वक्तव्य फौज का वक्तव्य नहीं है। तो इससे एक तरह का भ्रम पैदा किया जाता है, एक छलावा है मतलब पूरा का पूरा, कि वो जो कह रहा है वो फौज की राय है। तो फौज की राय नहीं है। मौजूदा सीडीएस साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो भाजपा की रणनीति के मुताबिक है। एक एक बात वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे जयशंकर के ऊपर, उसका खंडन कर दिया उन्होंने। विपक्ष ने कहा कि जहाज इसलिए गिरे क्योंकि जयशंकर साहब ने ये पाकिस्तान को सूचना दे दी। सीडीएस साहब कह रहे हैं जहाज इसलिए गिरे क्योंकि फौज की गलती थी, फौज ने बाद में गलती से अपने सीखा। सीडीएस की डिमांड तो बीजेपी से बहुत समय से चल रही थी, बीजेपी से पहले से चल रही थी सीडीएस। और सीडीएस का पर्पस जो तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन है उसको सरकार के सामने एक तरीके से यूनिफाइड तरीके से रिप्रेजेंट किया। देखिए, आज तक इस बात का कोई भी पक्का नैरेटिव नहीं आया है कि जो बिपिन रावत थे और ये जो सीडीएस हैं ये क्या कोऑर्डिनेशन करते हैं तीनों सेनाओं के बीच। ये ऐसा कोई बात नहीं बताई गई है हमें आज तक, किसी डिफेंस एक्सपर्ट ने आज तक नहीं बताया गया इनका काम। अच्छा, और अगर इतनी इनकी जरूरत है सीडीएस के कोऑर्डिनेशन की, विपिन रावत का देहांत हुआ था, उसके 1 साल तक कोई सीडीएस क्यों नहीं बना? आप उन्हें पॉलिटिकल आपने सीडीएस बनाया, भी सीडीएस बनाया, वो जूनियर जनरल है, एक जूनियर जनरल। हाँ, उसमें कहा था कि 5 स्टार जनरल होना चाहिए सीडीएस कम से कम। हाँ, लेकिन ये तो नहीं है। मतलब आप मोटी तौर पे इसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखते। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को फौजी दायरे में, सैनिक दायरे में उस रणनीति को किस तरीके से पुष्ट किया जाए, ये उसके औजार हैं। ये उसका सीडीएस पद जो है उसका उपकरण है। ये इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि इन्होंने जो बातें बोली हैं वो बातें फौज का प्रवक्ता भी बोल सकता था। वो बातें फौज के प्रवक्ता से नहीं कहलवाई गई। फौज के प्रवक्ता कौन थे? डीजी हैं, वो फौज के प्रवक्ता हो सकते हैं। जब एयरफोर्स के डीजी हैं वो एयर मार्शल ए.के. भारती से जब सवाल पूछा गया कि क्या विमान गिरे हैं, तो उन्होंने कहा कि फौज में नुकसान होते हैं, लड़ाई में नुकसान होते हैं, हमारे सारे पायलट वापस आ गए। तो बिना कहे हुए उन्होंने ये मान लिया था कि कुछ नुकसान हुआ है, विमान गिरे हैं, पायलट आ गए, विमान नहीं आए। ये तो उन्होंने मान ही लिया था उन्होंने, और जनता ने भी इसको हृदयंगम कर लिया था। किसी पत्रकार ने पलट के कोई सवाल नहीं पूछा उनसे। सेना में नुकसान तो फायदा तो चलता रहता है। नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नुकसान होता है और हमारे सारे पायलट सुरक्षित रूप से वापस आ गए। ये नहीं कहा कि विमान सुरक्षित वापस आ गए। तो ये उन्होंने सीडीएस और डीजीएमओ में क्या कंट्राडिक्शन है? यही तो सीडीएस ने भी यही कहा। नहीं, बहुत कंट्राडिक्शन है दोनों के बीच में। कैसे? सीडीएस ने विमान क्यों गिरे इस बात पे जोर दिया। हाँ, लेकिन मतलब गिरे ना, क्योंकि देखिए, उन्होंने विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष के आरोप का घुमा फिरा के जवाब दिया है सीडीएस ने। ये मैं कह रहा हूं। उन्होंने पाकिस्तान को एक और उन्होंने बात कही, जो बात छिप गई उनके बयान की। उन्होंने पाकिस्तान को भारत की तरह ही एक रैशनल प्लेयर बताया। आप सीडीएस का बयान देखिए पूरा। उन्होंने कहा है कि कोई एटॉमिक कॉन्फ्लिक्ट जो था वो इसलिए पॉसिबल नहीं था, जहां तक मैं देखता हूं दोनों ही पक्ष जो हैं वो रैशनल प्लेयर थे। यही तो उन्होंने कहा है।
उन्होंने पाकिस्तान को रैशनल प्लेयर बताया और साथ में विमान गिरने की जिम्मेदारी फौज के दरवाजे ठीक रहा उसका फोड़ दिया, जबकि विपक्ष उसका ठीक रहा जयशंकर के दरवाजे फोड़ रहा था। ठीक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। हाँ जी। लेकिन मैं जब आपका आर्टिकल पढ़ रहा था अखबार में, तो आपने लिखा कि पाकिस्तान के टुकड़े कर देने का और कुछ कुछ ऐसा बड़ी बातें आपने कही। हाँ, वो मैं मानता हूं कि देखिए पाकिस्तान बहुत ही, इसको अंग्रेजी में फ्रेजाइल कहते हैं ना, जैसे कि वो बिल्कुल कभी भी जरा से झटके में वो टूट सकता है पाकिस्तान। हाँ, अच्छा, पाकिस्तान की रचना इस तरीके से हुई थी। जब पाकिस्तान में पहली बड़ी टूट हुई तो वो टूट तो बिल्कुल अवश्यंभावी थी। भाई एक ऐसा देश है इसके दो हिस्से पहले ही से ही है और बीच में एक दूसरा बड़ा देश है, ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है था। तो पाकिस्तान बना तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में पूरा भारत है, तो पहले से दो हिस्सों में बटा हुआ था वो, तो उसको तोड़ देना बहुत आसान था। और इंदिरा गांधी ने ऐसी परिस्थिति बनी कि इंदिरा गांधी ने उसको अंजाम भी दे दिया, वो टूट के अलग भी हो गया। अभी भी जो पाकिस्तान है वो इस्लाम के जरिए एकताबद्ध रखने की उसको कोशिश करते हैं। सत्ता का बंटवारा कोई है नहीं पाकिस्तान में किसी भी तरह का। जो पश्चिमी पाकिस्तान है, खासतौर से पंजाब वाला पाकिस्तान है, उसका सत्ता के ऊपर कब्जा है। हालांकि आसिम मुनीर वो नहीं है, आसिम मुनीर तो और मुशर्रफ भी वो नहीं थे, लेकिन बाकी जो पाकिस्तानी इलीट है वो सब इधर पंजाब का है, वो पूरी तरीके से उसी के हाथ में रहता है। और इमरान खान भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैंने अपने उस लेख में इमरान खान के एक पूरे वक्तव्य का उद्धृत किया है और उन्हीं के शब्दों में उद्धृत किया है। उसकी अंग्रेजी के शब्द भी मैंने हिंदी में नहीं किए थे उसके, ताकि वो लगे कि ये तथ्यात्मक रूप से एक प्रमाण है। तो इमरान खान का तर्क ये था कि अगर पाकिस्तान में ठीक तरीके से लोकतंत्र नहीं आएगा, यानी उनका मतलब है हमें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तब उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कर देंगे लोग सब मिलकर। जी सर, आखिरी सवाल, जो इस पूरे फौज को, पाकिस्तान और युद्ध को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर, तमाम तरीके जो बातें हो गई, जो आखिरी बात आज आकर टिकी है वो है नरेंद्र सरेंडर पर, पॉलिटिकल। आप इसे ठीक मानते हैं? किस दृष्टि से आप कह रहे हैं ठीक गलत? नहीं, जो राहुल जी ने कहा नरेंद्र सरेंडर और भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ा, क्या भारत जो है या प्रधानमंत्री ने या सरकार ने सरेंडर किया है? उन्होंने ट्रंप के सामने निश्चित रूप से सरेंडर किया। जो भारत सरकार की इस वक्त छवि जो है वो अमेरिका की पिट्ठू की छवि है। नरेंद्र मोदी की छवि ये, लोगों को ट्रंप का नाम लेने से डर लगता है, अमेरिका का नाम लेके कोई आलोचना नहीं करते, ट्रंप की बातों का खंडन करते हैं लेकिन घुमा फिरा के खंडन करते हैं। एक भी बयान नहीं मिलेगा आपको कहीं भी जिसने स्पष्ट रूप से, जिसको हेड ऑन कहते हैं, मतलब बिल्कुल मुकाबला करते हुए कहा हो कि ट्रंप की बातें, डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों से हम सहमत नहीं है, अमेरिका की इन बातों से सहमत नहीं है, इनको पंच फैसले का कोई अधिकार नहीं है। वो इतने बार इस बात को कह चुके हैं और अंततः उन्होंने इंटरनेशनल वाणिज्य अदालत में भी एफिडेविट दे दिया है इस बात को लेकर। भले ही वो मुकदमा हार गए हो वहां पे, लेकिन अब वो उस बात को वापस नहीं लेंगे। बायलैटरल इशू है और कोई मीडिएशन नहीं हुआ। सरकार ने तो कहा ना कि हम लोग सरकार ने तो कहा ना कि सरकार केवल अपनी नीति को दोहरा रही है। ये कहना कि ये इंटरनेशनल इशू नहीं है, ये बायलैटरल इशू है, ये बाकायदा नीतिगत वक्तव्य को दोहराना है। नीतिगत वक्तव्य बात कहीं और पहुंच चुकी है। बात ये पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान को हो सकता है कि फौजी नुकसान हुआ हो इस वार में। मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं, मेरे पास ऐसी सूचनाएं नहीं है। मैं मानता हूं, सरकार की बात पे विश्वास करता हूं कि भारत का हाथ इस झड़प में भारी रहा। भारत ने उन पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया बनस्पत पाकिस्तान द्वारा भारत को नुकसान पहुंचाने के। उन्होंने एक आध दो विमान गिरा लिए हों, लेकिन अंततः पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ। मैं इस बात को सहमत हूं इस बात से। लेकिन दूसरे पक्षों में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान बहुत फायदे में रहा। जो पूर्व विदेश मंत्री निरुपमा राव हैं, उन्होंने सिलसिलेवार अपने एक लेख में दिखाया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे मसले पे ज्यादा नैरेटिव कंट्रोल किया। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि ऐसा कोई दुनिया में कर्ज देने वाला संगठन नहीं है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने नहीं लगा हुआ है। अभी 1 जून को नरेंद्र मोदी ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक के एडीबी के अध्यक्ष से मुलाकात की। 4 दिन बाद उन्होंने पाकिस्तान को 7.25 करोड़ रुपए का लोन दे दिया।
कर्ज दे दिया उन्होंने। आईएमएफ, अमेरिका आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान को $2.25 अरब का कर्ज दिलवा चुका है तुरंत। जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस दौरान सरकार ने कहा कि आईएमएफ ने तो 2008 में भी दिया था पाकिस्तान को। सेकंड ट्रांच था ना, वो सेकंड ट्रांच था। देखिए, सरकार जो तर्क देती है बहुत हास्यास्पद रूप से कमजोर तर्क होते हैं। जब ये साफ भारत की कैंपेन क्या है, भारत कैंपेन ये है कि इनको जो पैसा दिया जाता है ये आतंकवाद को बढ़ाने में लगाते हैं। भारत की बात कोई मानने को तैयार ही नहीं है। कौन मानना है भारत की बात? कौन सा ऐसा देश है इसने पाकिस्तान की नाम लेके आलोचना की है? बैसरण घाटी में खून खराबा हुआ, इसकी निंदा सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का हाथ है जो भारत कहता है, ऐसा कोई नहीं कहता। ये केवल भारत ही कहता है। यहां तक कि छोटे छोटे भारत के इर्द गिर्द देश हैं, उन्होंने नहीं बयान दिया। बर्मा ने यह बयान दिया, नेपाल ने यह बयान दिया, श्रीलंका ने यह बयान दिया, जो आपके पास छोटे छोटे देश हैं, मतलब जो है वो भी यह बयान, बांग्लादेश ने यह बयान दिया। चीन का प्रभाव पूरे इलाके में बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि चीन भारत के इर्द गिर्द जितने भी छोटे छोटे देश हैं सबसे ज्यादा वो चीन के पक्ष में झुके हुए हैं, चीन के साथ उन सबके ताल्लुक हैं। रूस जो भारत का खुला समर्थक था 1971 के युद्ध में, अगर रूस खुला समर्थन नहीं करता तो शायद इंदिरा गांधी वो काम ना कर पाती जो इंदिरा गांधी ने काम किया। मतलब है, रूस जो खुला समर्थक था आज वो उस तरीके से खुला समर्थक नहीं है। ठीक है, भारत का विरोधी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के स्टील प्लांट को बढ़ावा देने के पुनरुद्धार में वो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की वो भी मदद कर रहा है। और वो एक ऐसा समझौता है जो कभी भी फौजी समझौतों की तरफ भी जा सकता है आगे जाके, क्योंकि इतना वो दूरगामी दृष्टि का और व्यापक समझौता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा ही, लेकिन इस बात की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो इस वक्त भारत की विदेश नीति जो है डबल जीरो है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। इसको आप सस्ती भाषा में कहें तो विदेश नीति के नाम पर हमारी उपलब्धियां ढक्कन है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे पक्ष में बयान नहीं देता। हमारा जो रवैया है आतंकवाद और पाकिस्तान को एक साथ एक तराजू में तोलने का, उसका समर्थन कोई नहीं करता। अगर करता हो तो कम से कम एक वक्तव्य कोई दिखाइए उसने किया हो। कम से कम भारत के पक्ष में कुछ आना चाहिए ना। अब संयुक्त राष्ट्र में आप देखिए, अफगानिस्तान तालिबान वाले सवाल पर पाकिस्तान को समिति का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। जो आतंकवादियों की लिस्ट बनाने वाली समिति है उसमें से पाकिस्तान सफल रहा चीन की मदद से, उसमें टीआरएफ को बाहर निकाल दिया गया उसके अंदर, और जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसका नाम उसमें जोड़ दिया गया उसके अंदर। पाकिस्तान उसको आतंकवादी साबित कर रहा है, और जो टीआरएफ जो उसने ये सब बैसरण घाटी में कराया है वो लोग आतंकवादी सूची में और भारत इस मामले में क्या कर रहा है? इन तमाम प्रश्नों पे भारत को कुछ कहीं कामयाबी मिलते हुए दिखाई पड़नी चाहिए ना। केवल पूरी विदेश नीति को पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी बदल दिया गया है। जगह जगह जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, गलबैयां डालेंगे, तस्वीरें खिंचाएंगे, अखबारों में उसका प्रचार होगा। और G7 का 7 साल बाद नरेंद्र मोदी को उन्होंने तय किया कि इस बार इन्हें नहीं बुलाएंगे। इसका मतलब G7 के 7 देशों में से एक भी देश नहीं चाहता था कि भारत वहां पे आए। अच्छा, अब इन बातों की चर्चा मीडिया में नहीं होती है क्योंकि ये चीजें भाजपा के खिलाफ जाती हैं। चलिए सर, चर्चा तो होती रहेगी, बहुत सारे मुद्दे भी है और आपके साथ बात होती रही, लेकिन वक्त हमारे को इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया, बहुत सारे मुद्दों पर बात। आपका स्वागत है हमेशा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार। चलिए, हो गया कार्यक्रम आपका। 53 मिनट चल गया। ठीक रहा। अब वो इश्यूज तो बहुत सारे। नहीं अभी तो है, अभी फिर किसी दिन और कर लेंगे। हाँ, जब चाहे। अभी कोई ऐसा मुद्दा कोई आता है तो उसको जोड़ के बहुत सी बातें कर लेंगे। हाँ, वो कर लेंगे। और किसी दिन आपको भी लगता है कि हाँ, वही कह रहा हूँ, मैं खुद भी आपको फोन करके कह सकता हूँ कोई ताजा खबर आएगी, उसको जोड़ के हम लोग चर्चा कर लेंगे। जी, थैंक यू। बढ़िया। कुछ आपके सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ रहे हैं? कितने हो गए? अभी हो गए 5000 के करीब। हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। 5000 से ऊपर हो गए। हाँ, जब और बढ़ते जैसे 50,000 क्रॉस करेगा फिर तेजी के साथ बढ़ेंगे। सब तेजी से। ठीक है, अभी 1 महीना आज हुआ है पूरा। नहीं, अभी तो बहुत समय लगेगा, अभी 6-7 महीने लगेगा आगे बढ़ने। ठीक है, क्यों ये लोग जो पहले से खिलाड़ी मैदान में है तो बरसों से लगे हुए हैं ना।
जी, ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू।